पोजीशन वेक्टर बताए थे ना, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन डिफाइन के दे देंगे, वो लेक्चर है मेरे पास। चलो टॉपिक बनाओ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और इधर किसको, और इधर किसको सामने होना चाहिए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का डिफिनीशन लेंथ ऑफ ओरिजिनल रूट ना, लेंथ ऑफ ओरिजिनल रूट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या कोई पार्टिकुलर पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर गया, जिस रूट से उस रूट के लंबाई को डिस्टेंस बोला। मान लो ए टू बी जा रहा है, वो इस पाथ के लॉन्ग, इस पाथ के लॉन्ग, इस पाथ के लंबाई को डिस्टेंस बोलते हैं ना। और इसको डिनोट करना डेल्टा एस से, डेल्टा एस, एस से लोग करता था डिस्टेंस को डिनोट। लेकिन कैलकुलस के लैंग्वेज में कोई भी लार्ज अमाउंट चीज हो, लार्ज अमाउंट में हो कोई चीज, तो उसको डेल्टा से डिनोट करना है। सिंपली एस से डिनोट नहीं करेंगे, डेल्टा फॉर्म लगाएंगे। और स्केलर क्वांटिटी है ये, यूनिट मीटर ये सब तो समझ रहे हो। चलो आ जाओ। और ये कभी निगेटिव नहीं होगा, इट इज ऑलवेज क्या, पॉजिटिव। इट इज ए स्केलर। चलिए, मेन है यहां डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करना। चलो बोलो, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करो, कुछ बोलो। शॉर्टेस्ट डिस्प्लेस क्या, डिस्टेंस क्या बोली, शॉर्टेस्ट, गलत। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, गलत। शॉर्टेस्ट रूट बोल रहे थे, रूट तो रास्ता का नाम हुआ ना, गलत। एक बात बोलो, सुनो सुनो सुनो, आप लोग बोल रहे हो, इसी को थोड़ा सजा के लिखे तो, द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट रूट ना, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यही ना बोल रहे हो आप लोग? आप लोग का स्टेटमेंट है वो लिख रहे हैं, आप लोग का ही ना करना है। द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इतना नहीं अकिल है, लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको इक्वेट कैसे वो कर दे रहे हो? लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एक तरफ स्केलर बोल रहे हो और एक तरफ वेक्टर है, इसको कैसे इक्वल कर दीजिएगा? आप ये बोलते लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलना है? हाँ, इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बात उठा तो फिर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट किसको बोलना है वो सुनो। एंड एरो ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझिए, पहले से आप लोग डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन गलत जान रहे थे। जो जान रहे थे वो डिस्प्लेसमेंट का नहीं जान रहे थे, किसका?
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का, समझे? डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बोला? एन एरो ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन एंड डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस फिगर को समझो। सपोज करो कोई पार्टिकल, लिख लिया हो ना? देखो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये एक रास्ता है, एन आर्बिट्रेरी पाथ। इसको सर्कुलर मत समझिए, आर्बिट्रेरी पाथ जिस पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और इनिशियली वो यहां था, मान लो t1 टाइम पर वो यहां था और इस रास्ता के लॉन्ग मूव करके वो t2 टाइम पर यहां आया। जब यहां था तो उसका तो ये लेंथ, ओरिजिनल रूट जो हुआ यहां से यहां तक आने का, इसको नाम दे दो ए बी। ये लेंथ तो डिस्टेंस हुआ ना, और शॉर्ट एन एरो ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, इस एरो को। इसको वेक्टर डी से डिनोट करो। आप सुनो, एक मैथमेटिकल डिफिनीशन डिस्प्लेसमेंट का, मैथमेटिकली डिस्प्लेस, ये तो ज्योमेट्रिकली डिफाइन किया डिस्प्लेसमेंट का, ये ज्योमेट्रिकल डिफिनीशन हुआ, एन एरो ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर हुआ? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। मान लो जब यहां था आपका पार्टिकल तो इसका पोजीशन वेक्टर था r1, और जब पार्टिकल यहां आया तो इसका पोजीशन वेक्टर r2। तो आप ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तीन वेक्टर लोग लेकर के r1 d एंड r2। तो फ्रॉम ट्रायंगल ऐसे लिख सकते हो पहले कि लेट इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 और फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए पोजीशन वेक्टर एट टाइम t, t2 एट t1। इनिशियल भी नहीं बोलो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट t1, ये r1, और पोजीशन वेक्टर एट टाइम t2 एट टाइम t2 इज r2। इसको इनिशियल और फाइनल नहीं बोलो। अब इधर से कहीं से आ रहा होगा तो इनिशियल कैसे हुआ, नहीं समझी बात? अब t बराबर 0 पर जो होगा वो ना इनिशियल, ऐसे बोलो t1 टाइम पर उसका पोजीशन वेक्टर r1, t2 टाइम पर उसका पोजीशन वेक्टर r2। पार्टिकल का पोजीशन को स्पेसिफाई इस वेक्टर से करते हैं ना, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं इसको, ये फर्स्ट क्लास में यही सब डिफाइन किया था। तो यहां पर तीन वेक्टर का एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इस जगह आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो। यदि फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बताइए किस दो वेक्टर का सम कौन तीसरा के बराबर होगा? r1 प्लस r2 बराबर d लिखें कि r1 प्लस d बराबर r2 लिखें? किसको किसको ऐड करके किस तीसरा से? हाँ, r1 प्लस d बराबर r2। जो दो वेक्टर एक सेंस में है उसका सम उल्टा सेंस वाले के बराबर होता है। r1 और d क्लॉकवाइज सेंस में है, r2 एंटी क्लॉकवाइज में है। तो ट्रायंगल लॉ जब पढ़ते हो तो सेम सेंस वाला जो दो वेक्टर होगा उसका सम उल्टा सेंस वाले के बराबर होगा। तो यहां से वेक्टर d बराबर कितना? r2 माइनस r1, इसको शॉर्टली डेल्टा r लिखो। तो एक न्यू डिफिनीशन यहां से डिस्प्लेसमेंट का निकल रहा है आपका। डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय ए पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। वहां से वहां तक जाने का टाइम इंटरवल कितना?
T2 minus T1 is equal to change in position vector of particle. कुछ टाइम में पार्टिकल के द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट सफर किया गया, तो उतना टाइम में पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर में कितना चेंज हुआ ना। खुद देखो आप, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। इसको लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे हम लोग, उतारो इसको। तो thus displacement suffered by particle during a certain interval of time will be equal to change in position vector of particle during that interval of time। ठीक है, कुछ टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट सफर हुआ, तो उतना टाइम में पार्टिकल के द्वारा उसका पोजीशन वेक्टर में कितना चेंज हुआ। ये मैथमेटिकल डिफिनीशन डिस्प्लेसमेंट का, मैथमेटिकली इस तरह से डिफाइन किया डिस्प्लेसमेंट को, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो यहां से अब आप समझ रहे हो कि यदि पार्टिकल जहां से चला फिर वहीं आ गया तो R1 और R2 सेम हो जाएगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट नल वेक्टर जीरो नहीं, क्या, इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विल बी सेम। यहां हर बात करेक्ट बोलने का ट्राई टेंडेंसी रखना है। यही गलती हम लोग बोलेंगे तो फिर यहां नहीं, गलती करने का तो हम लोग का आदत है कम से कम। इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विल बी सेम, ये तो नाइन्थ लेवल से भी इस बात को समझ रहे हो, जहां से चला फिर वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, सब तो बात पॉपुलर है। विल बी सेम, then displacement will be a null vector। और रफली जीरो भी बोल देंगे चलेगा। इसमें क्या होगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम, दैट इज R2 बराबर R1, तो वेक्टर D बराबर वेक्टर जीरो। चलो ये सब तो है। अब इसको हम लोग सुनो, पूरे फिजिक्स में कोई भी वेक्टर आवे तो उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहिए, वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रखना चाहिए। क्योंकि कहीं यदि उससे रिलेटेड कोई ऑपरेशन करना हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो वो चीज इजी होता है जब वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर के टर्म्स में रखोगे, तो आईजे के टर्म्स में। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग चाहते हैं यूनिट वेक्टर में एक्सप्रेस करना। तो टॉपिक बनाइए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, ये हम लोग का टेंडेंसी होना चाहिए। कोई भी वेक्टर आवे डिस्कशन के समय तो उसको यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट करके रखोगे। तो चलिए देखिए, सपोज करो जब पार्टिकल यहां था तो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, जब यहां आया पार्टिकल तो इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। तो हम लोग फर्स्ट क्लास में ये पोजीशन वेक्टर को यूनिट वेक्टर में लिखने का स्टाइल सीखा था। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट xy और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर r, तो इस वेक्टर r को क्या लिखा था, xi प्लस y j, ये डिराइव भी करके दिखाए थे। तो वहां पर
वेक्टर r1 को क्या लिखोगे, x1i प्लस y1j, वेक्टर r2 को x2i प्लस y2j। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे, ये तो r2 माइनस r1 है, तो इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए, ये होगा x2 माइनस x1i कैप प्लस y2 माइनस y1j कैप ना। नहीं समझी बात? पोजीशन वेक्टर, कोई पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, तो वेक्टर तो अच्छा होना, वेक्टर तो मेकअप करना होगा, बिना वेक्टर का फिजिक्स कुछ नहीं समझ में आएगा। अब मेरा आदत है वेक्टोरियली फिजिक्स को डिस्क्राइब करना। यदि कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो उसका पोजीशन वेक्टर को क्या लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे, यूनिट वेक्टर के टर्म्स में। उसी तरह से उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 था, तो r1 को इतना लिखा, r2 को इतना, फिर उसको डिस्प्लेसमेंट था r2 माइनस r1, सब्सट्रैक्ट कर लिया। तो बात हुआ यहां पर ये कि अच्छा, इस x2 माइनस x1 को क्या लिखना, डेल्टा x i, और y2 माइनस y1 को डेल्टा j। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, यानी वेक्टर d जो डेल्टा r से डिफाइन था, जब इसको यूनिट वेक्टर में ले गए हम लोग, डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj, कहीं भी लार्ज चेंज आता है तो डेल्टा x उससे से डिनोट किया जाएगा। यहां पर ये हुआ डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो, ये तो वेक्टर में आप देखे हुए हो, मॉड डी। ये मॉड डी को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट रूट, क्या लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट रूट, जो आप लोग पहले बोल रहे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट रूट। तो ये तो वेक्टर में क्या होता है, कोई वेक्टर समथिंग i प्लस समथिंग j हो, तो उसका मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला, x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट ना। इस रूप में कोई वेक्टर हो तो उसका मैग्नीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सुनो, देखो, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसमें डेल्टा x लिख लिए बेटा, मैं ये बिठाता हूं ऊपर, ये डेल्टा x x2 माइनस x1, इसको क्या बोलोगे, देखो वेक्टर के अकॉर्डिंग i के पीछे वाले को x कंपोनेंट बोलते हैं उस वेक्टर का, वेक्टोरियली इसका क्या नाम, x कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। तो ये नाम तो पहले लिखें, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर d। लेकिन आप अपनी भाषा में इसको बोलना डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, क्या बोलना, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। सिमिलरली ये जो डेल्टा y है, y2 माइनस y1, इसको बोलो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस या y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए, जब आपका यही फिगर पर में समझो, आपका पार्टिकल इधर डिस्प्लेस्ड हुआ, तो थोड़ा सा वो क्या हुआ, x डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस्ड हुआ और y डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस्ड हुआ। आपके डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट x डायरेक्शन में भी पड़ रहा है और y डायरेक्शन में भी पड़ रहा है। तो जब कोई बॉडी और पार्टिकल का मोशन प्लेन में हो रहा हो, देखो यदि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तब वे स्ट्रेट लाइन में मान लो x एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है,
तब डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में मत रिप्रेजेंट करना, तब डेल्टा एक्स लिख देना, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स। वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो डेल्टा वाई, लेकिन प्लेन में मोशन हो रहा हो तो प्लेन में मोशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में भी हुआ, और तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में आंसर करना होगा, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। समझी? जब वन डायमेंशनल मोशन न्यूमेरिकल में कंफर्म कर दिया कि पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तब डिस्प्लेसमेंट को ऐसे ही लिखना, तब वेक्टर फॉर्म में आंसर देने की जरूरत नहीं है, खाली इससे बात करेंगे। मोशन ओनली वाई डायरेक्शन में है तो ओनली ऐसे बात करेंगे। अब मोशन यदि प्लेन में होगा तब ऐसे बात करोगे, तब वेक्टर फॉर्म में सजाना होगा आंसर को। समझे? तो हम लोग देखो, हम लोग जो 3 गो टर्म डिफाइन करेंगे यहां पर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ऑलरेडी इसको मोशन इन प्लेन समझ के ही डिफाइन करेंगे, वहीं से क्या करेंगे, वन डायमेंशनल मोशन के लिए डिफाइन हो जाएगा। देखो क्या किया हम, डिस्प्लेसमेंट क्या किया, प्लेन में डिफाइन किया ना पहले, और उसी में कंपोनेंट ले लिया तो क्या हो गया, वो वन डायमेंशनल हो गया। नहीं समझी बात? तो यदि स्पेस में मोशन हो रहा होता, सुनो, स्पेस में, तो एक और टर्म आता डेल्टा जेड के कैप। देखिए अब तो एक बात करें हम लोग पहले, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड, फिर गलत, ये लिख लेना, इसको लिखो, डिस्टेंस एंड, फिर गलत, डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक तरफ स्केलर है तो एक जाति को उसी जाति से न कंपेयर करेगी। रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट।